बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है पिछली वीडियो की, जिसमें हम सप्लायर सिलेक्शन के मतलब डिस्कस कर रहे थे कि सप्लायर सिलेक्शन के लिए दो डिफरेंट सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोक्योरमेंट होती हैं, पब्लिक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट वहाँ पर होती हैं। और ये प्रोक्योरमेंट एक स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिसको पेपरा रूल्स कहते हैं। पेपरा को PPRA, ये शायद पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इसको कहा जाता है। और मैंने इसमें कुछ काम किया हुआ है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे पेपरा रूल्स के अंडर कुछ प्रोक्योरमेंट होती थी, कुछ USAID के अंडर प्रोक्योरमेंट होती थी। जो USAID फंडिंग करती थी तो वो USAID की फंडिंग में जाती थी, उसका सेपरेट रिकॉर्ड होता था, उसका सेपरेट प्रोसीजर और मैनुअल था। कुछ HEC की फंडिंग होती थी तो वो पेपरा रूल के अकॉर्डिंगली होती थी। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटी को जो पब्लिक सेक्टर से डोनेशन आते थे, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से जो जिनकी फंडिंग होती थी, वो फिर नॉर्मली जिस तरह से आम प्रोक्योरमेंट होती है वैसे होती थी। तो वहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म की प्रोक्योरमेंट का मुझे एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि जी पेपरा रूल्स के ऊपर कुछ लेक्चर कर दें, तो मैं इंशाल्लाह करूँगा नियर फ्यूचर में। मेरा इरादा था, मैंने लाहौर में कोई डॉक्टर साहब हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो एज ए मास्टर ट्रेनर कुछ ट्रेनिंग देते हैं इसकी पेपरा रूल्स के जो प्रोक्योरमेंट होती है। मैंने उनको मैसेज किया था कि सर मैं आपका लेक्चर अटेंड करना चाहता हूँ, तो लेकिन उन्होंने शायद इग्नोर कर दिया, मतलब मुझे लिफ्ट नहीं कराई कि भाई ये ना हो कि ये मुझसे सीख के तो फिर आगे फ्री में बोलता रहे। तो बहरहाल मैं जो मेरा नॉलेज है इस सिलसिले में, उस पर मैं इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में पेपरा रूल्स के ऊपर भी कर दूंगा कुछ लेक्चर। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में वो सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ बिजनेस हो रहा होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो जितनी भी कंपनियाँ ये प्राइवेट सेक्टर है, और जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर है। और दोनों की प्रोक्योरमेंट का डिफरेंट तरीका है, यानी पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर चल रहे होते हैं, यानी उनका एक ही स्टैंडर्ड वे है, और वो है पेपरा रूल्स कि पेपरा रूल्स के अकॉर्डिंगली वो प्रोक्योरमेंट होती है। और जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जो गुड एथिक्स होते हैं, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं, और वो डिफरेंट हो सकती हैं। हर कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर होता है, अपने मैनुअल उन्होंने बनाए होते हैं कि जी ये हमारा प्रोक्योरमेंट मैनुअल है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम प्रोक्योरमेंट करेंगे। और बुक में जो लिखा है वो बोल देता हूँ ताकि जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच सप्लायर वैल्यूएशन डिफरेंटली, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जब सप्लायर सिलेक्शन की जाती है तो इनकी दोनों की अप्रोच डिफरेंट होगी। दोनों अपने अपने तरीके से करेंगे, जो कि उनका डिफाइंड मेथड होगा। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर regulated and generally have the most stringent policy and procedure to follow when seeking and evaluating suppliers. पब्लिक सेक्टर का प्रोसीजर मुश्किल और टाइट होता है, और उनकी जो स्क्रूटनी है सप्लायर के रिलेटेड वो काफ़ी सख्त होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर अनरेगुलेटेड अबाउट विच सप्लायर दे चूज टू वर्क विद एंड कैन अप्रोच एंड evaluate and supplier for any contract buyer still need to adhere to the organization policy। तो पब्लिक सेक्टर में कोई भी आप सप्लायर जो भी आप जिसको बेहतर समझते हैं, जो आपकी रीच में है, जिसको आप सोर्स कर सकते हैं आसानी से, वो आप अपना सप्लायर को रजिस्टर कर लेते हैं, और बायर स्टिल नीड टू अडेयर। और जो भी आपके सप्लायर होते हैं वो आपकी जो कंपनी का जो मैनुअल होता है, प्रोक्योरमेंट मैनुअल, उसको वो अबाइड बाय करते हैं। तो उनको वो पब्लिक जो पेपरा रूल्स हैं उनसे कोई तल्लुक नहीं होता, तो आपकी कंपनी के मैनुअल को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें
कंट्रैक्ट एंड सप्लायर मैनेजमेंट। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ सोर्सिंग प्रोसेस कि सोर्सिंग प्रोसेस में क्या स्टेजेस आती हैं। और सोर्सिंग प्रोसेस क्या है कि हमने जो प्रोक्योरमेंट का साइकिल स्टडी किया था 1 से 13 पॉइंट, जो प्रोक्योरमेंट कोई भी प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमें जिनमें से गुजरना पड़ता है, तो उस प्रोक्योरमेंट साइकिल को हमने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जो सोर्सिंग की 3 स्टेजेस हैं वो हैं क्रिएशन ऑफ कंट्रैक्ट, सप्लायर सिलेक्शन एंड कंट्रैक्ट एंड सप्लायर मैनेजमेंट। कि एक तो आपने कंट्रैक्ट के ऊपर फोकस करना है। कंट्रैक्ट में 2 चीज़ें आती हैं, एक आपने जो सप्लायर को एवेलुएट करना, उसके मतलब आपकी क्वेश्चनरी होनी चाहिए। नंबर 2, जो प्रोडक्ट आपने परचेज़ करनी है उसके मतलब आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन, और जो आपने कंट्रैक्ट में जो स्पेसिफिकेशन डिटेल लिखनी है उसके मतलब आपके मतलब पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने कंट्रैक्ट के मतलब 2 चीज़ें आप ज़ेरे गौर रख सकते हैं। और सप्लायर सिलेक्शन, अभी जो रिसेंटली पिछली 1-2 वीडियो की हैं, तो सप्लायर सिलेक्शन आप करेंगे। और नंबर 3, फिर जब सप्लाई हो जाएगी तो आप सप्लायर के कंट्रैक्ट को मॉनिटर करेंगे, उसकी कंट्रैक्ट की जो एवेल्युएशन है कि उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, सप्लायर वैल्यूएशन करेंगे और सप्लायर को मैनेजमेंट करेंगे, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के आगे। चूँकि आपने इसके साथ काम करना है तो फिर हमने इसको जो हमने मॉनिटरिंग किया, कंट्रैक्ट की जो मॉनिटरिंग किया कि इसकी जो सप्लाईज आई हैं उनमें क्या कुछ कमी बेशी है और क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये सारी फिर सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और कंट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। सॉरी। कंट्रैक्ट मैनेजमेंट इज़ ऑपरेशनल, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट है, वेयर एज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ अबाउट रिलेशनशिप। कंट्रैक्ट को मैनेज करना एक मैनेजरियल काम है और मॉनिटरिंग का काम है, जबकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपके रिलेशन है बिटवीन सप्लायर एंड बायर, और ये रिलेशनशिप म्यूचुअली होती है, बायर टू सप्लायर दोनों तरफ इक्वली चल रही होती है। Contract and supplier management are influenced by how important the contract is as described in the Kraljic matrix। हमने Kraljic matrix देखा था पीछे जो 1.1 वीडियो है चैप्टर 1 में, तो वो कह रहा है कि सप्लायर का जो सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उस Kraljic मैट्रिक्स के ऊपर बेस कर रही होती है। तो Kraljic मैट्रिक्स में हमने देखा था कि आपके उसमें 4 जो भी सप्लायर्स हैं आपको उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 आपके लीवरेज सप्लायर होंगे, स्ट्रेटजिक सप्लायर होंगे, रूटीन के सप्लायर होंगे और बोटलनेक सप्लायर होंगे। जो लीवरेज सप्लायर होते हैं ये वो होते हैं जिनसे आपने वक्ती फ़ायदा उठाना होता है, जैसे कि प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह के सप्लायर के आप ने जब तक वो प्लांट मशीनरी ख़रीदना है, इंस्टॉल करवाना है, इरेक्शन है, सर्विसेज हैं, तो उस वक्त आपके तल्लुकात सप्लायर से अच्छे रहने चाहिए। उसके बाद सप्लायर किधर जाते हैं और आप किधर जाते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके लीवरेज सप्लायर्स हैं। तो मतलब हम देख रहे हैं कि आप जो रिलेशनशिप आपने करनी है तो सब सप्लायर के साथ एक ही रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, सब सप्लायर इक्वल नहीं होते। सप्लायर के डिफरेंट सप्लायर के साथ डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप आपको ज़रूरत है। तो उनमें जो लीवरेज सप्लायर है यानी जो प्लांट मशीनरी हो ऐसी जिस आइटम जहाँ पे आपकी अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो आप उस बड़ी अमाउंट के बदले में कम से कम सप्लायर से जो बेनिफिट ले सकते हैं, गुड सर्विसेज के, टाइमली सप्लाई के और इस तरह के और जो कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो उनको ना छोड़ें। तो उनको लेने के लिए आपको उससे गुड एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट उस वक्त तक रखनी पड़ती है जब तक कि वो आपकी सप्लाईज़ को कंप्लीट करके इंस्टॉलेशन वगैरह मुकम्मल करके जो सप्लाई सर्विसेज का जो पीरियड है वो पूरा नहीं कर लेता। नंबर 2 है आपके स्ट्रेटजिक सप्लायर, इनसे आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ये दोनों साइडों पे होनी चाहिए। जो आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर होंगे ये आपके स्ट्रेटजिक सप्लायर हैं, इनको आप किसी हालत में ना नाराज़ कर सकते हैं ना वो आपको नाराज़ कर सकते हैं,
क्योंकि उनको वो बेनिफिशरी हैं, उनको फ़ायदा हो रहा होता है, उनको प्रॉफिट जा रहा होता है, और उनसे जो रॉ मटेरियल आपको आते हैं उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है, क्योंकि आप उस रॉ मटेरियल से आगे कुछ बना के सेल कर रहे होती है आपकी कंपनी। तो आपकी कंपनी के चलने का इंसार उनके रॉ मटेरियल के ऊपर है, और उनके चलने का इंसार आपके ख़रीदारी पे है कि आप उनसे रॉ मटेरियल खरीदते रहें। तो ये स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, यहाँ पे दोनों एंड पे इक्वल अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो और यहाँ यही वो स्ट्रॉन्ग साइड है जहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बिल्ड किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और इसमें आगे प्रोग्रेस की जाती है। थर्ड वन है रूटीन के सप्लाई। इनको आप बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं और छोटी छोटी आइटम होती हैं, जब मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी ख़रीद लें, तो इनको लिफ्ट कराने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और नंबर 4 है बॉटल नेक सप्लायर। ये वो सप्लायर होते हैं जो कि मोनोपोली प्रोडक्ट रखते हैं, तो इनको भी आप नाराज़ नहीं कर सकते। अगर ये नाराज़ होंगे तो एंड टाइम के ऊपर, जब चूँकि सिंगल सोर्स हैं और आपको टाइमली प्रोडक्ट ना मिले, बेशक वो छोटी क्वांटिटी हो, लो वैल्यू हो, लेकिन चूँकि वो सिंगल सोर्स है और मोनोपोली प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी आपको रिलेशनशिप कुछ बेहतर रखनी चाहिए। यहाँ पे आप प्राइस तो नेगोशिएट नहीं कर सकते या और कोई बेनिफिट नहीं। एक ही बेनिफिट आप ले सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत हो उनकी प्रोडक्ट की तो वो आपको प्रोवाइड कर दे। तो इस तरह से जो 2 किस्म के सप्लायर हैं, जिनमें लीवरेज सप्लायर हैं और बॉटल नेक सप्लायर हैं, इनसे आपको कुछ नॉर्मल टाइमली और मुनासिब रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जाना चाहिए। रूटीन के सप्लायर के साथ बिल्कुल जो मर्ज़ी सलूक कर लें, और जो स्ट्रेटजिक सप्लायर हैं जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनके साथ आपको, तो ये सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। SRM इंक्लूड 4 मेन फैक्टर: मैनेज द रिलेशनशिप, मॉनिटर परफॉर्मेंस, मेंटेन स्ट्रेटजी एंड मैनेज चेंज। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के 4 पोर्शन आप कर सकते हैं कि पहले तो आपको रिलेशनशिप को मैनेज करना चाहिए, आपको रिलेशनशिप बढ़ाने चाहिए, आपको किस तरह से आगे जाके अपने तल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं उसको करना चाहिए। फिर आपको नंबर 2 उसको मॉनिटर करना चाहिए, उस परफॉर्मेंस को, कि जो हमने रिलेशनशिप बनाए हैं या जो मैं इसे मेल जोल कर रहा हूँ, डीलिंग कर रहा हूँ, तल्लुकात बढ़ा रहा हूँ, तो क्या ये पॉजिटिव साइड के ऊपर, प्रोग्रेस वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो इसको मॉनिटर करना चाहिए। पहले रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, फिर जो डेवलपमेंट हुई है उसको मॉनिटर करना चाहिए। और नंबर 3 है मेंटेन स्ट्रेटजी। और जब आप एक रूटीन रिलेशनशिप को आगे लेकर चले जाएं तो फिर उसको परमानेंट रखने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और नंबर 4 है मैनेज चेंज। और जब सब चीज़ें स्मूथ चल रही हों तो फिर उसमें क्या आप चेंज करके और बेहतर कर सकते हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, यानी चेंज पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए जो बेटरमेंट के लिए हो। तो इस तरह से आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट को फर्स्ट मैनेज करना है रिलेशनशिप को, नेक्स्ट आपने मॉनिटर करना है, और थर्ड वन मेंटेन रखना है, और फोर्थ है चेंज करना है। उसको चेंज पॉलिसी के तहत पॉजिटिव साइड पे रहते हुए और बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोलैबोरेटिव स्टाइल की होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल की होती है। ये और 2 कैटेगराइज कर दिया गया कि जो भी आप रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं बिटवीन बायर एंड सेलर, जो भी रिलेशनशिप हो रहे हैं वो या कोलैबोरेटिव टाइप के होंगे या डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप के होंगे। कोलैबोरेटिव टाइप के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट दैट आर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम or for something that is not core to an organization may demonstrate a more distributive style. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो टाइमली होते हैं, जिनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि प्लांट मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे कि बॉटल नेक सप्लायर के मोनोपोली प्रोडक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप रिलेशनशिप को ज़्यादा भी कर लेते हैं, और जब आपको नहीं ज़रूरत होती तो आप उसको नॉर्मल स्टेज पे भी ले आते हैं। और जो कोलैबोरेटर होते हैं ये सप्लायर organization, the management of the supplier and the contract will be conducted in a way that promote a collaborative style.
कोलैबोरेटिव स्टाइल होते हैं जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल की सप्लाईज हो रही होती हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। इस सिलसिले में मैं एक किस्सा आपको समझाता हूँ, इससे आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की एक बड़ी कोरोगेट कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बड़ा नाम है। तो उनके जो ऑनर है ये पाकिस्तान से बिज़नेस में है और बड़ा रेप्यूटेड नाम है, बहुत ही नाइस और फिलैंथ्रोपिस्ट जो पर्सनैलिटी हैं। तो उनका जो बिज़नेस का स्टाइल है वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान बनते ही जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जो FMCG की हैं और जो दूसरे सेक्टर की हैं, उनकी जितनी भी पैकिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो कैटर करते थे। तो उन्होंने जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ती गई और नई बनती गई तो उन्होंने वहाँ पे शेयर अपने ख़रीदने शुरू कर दिए। तो अब वो पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री हैं सब के शेयर होल्डर हैं, और कुछ में ज़्यादा कुछ में थोड़े कम, लेकिन हर जगह पे उनके स्टेक्स हैं। तो अब होता है कि अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जब कोई बंदा बैठा हो और एक इन्फ्लुएंस के साथ बैठा हो तो वहाँ पे फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी पैकिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन्हीं के बिज़नेस को उसके ऑर्डर जाते हैं। तो इसको कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि आपने जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके शेयर ख़रीद लिए, उनसे कोलैबोरेट कर लिया, उनके बिज़नेस पार्टनर बन गए, उनमें इन्वेस्टमेंट कर दी, और उसके बाद उन कंपनीज़ के जो ऑर्डर थे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो आप बना रहे हैं वो आपको आने शुरू हो गए। क्योंकि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अगर कोई बंदा कहे कि भाई ये सारे जो जितने भी आपकी पैकिंग मटेरियल के ऑर्डर हैं ये आप इसको दे दें, तो उसको कौन इनकार कर सकता है। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस जहाँ पे यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे ये कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहा जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी वही जहाँ पे आप डे टू डे चेंज मैनेजमेंट के तहत स्ट्रेटजीज डेवलप करते रहें कि अभी इसकी ज़रूरत है तो इससे अच्छे तल्लुकात रखने हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, इसको जब टाइम मिलेगा तो इससे कांटेक्ट कर लेंगे या विज़िट कर लेंगे या मिल लेंगे वगैरह वगैरह। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है जो आप अपनी एज़ पर रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप की रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। अच्छा, दोनों में जो फ़र्क है कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट वो देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ शेयर्ड। जो कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दोनों साइड पे शेयर की जाती है। जैसे कि जो भी आपके रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होंगे या जो जहाँ पे बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन दोनों साइड के ऊपर कोलैबोरेटिवली शेयर हो रही होती है। और जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल में इंफॉर्मेशन विद होल्ड होती है, इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जाता। आप सप्लायर को सिर्फ उतना बताते हैं जितनी उसकी ज़रूरत है, उसके बाद आप ये उससे नहीं डिस्कस करते कि यार ये जो आइटम मैं आपसे प्रोक्योर कर रहा हूँ तो ये अगले 6 माह में हम एक और प्लांट लगा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी क्वांटिटी डबल हो जानी है, तो इंशाल्लाह 6 माह के बाद हम इसको डबल क्वांटिटी में आपसे प्रोक्योर करेंगे। तो ये आप कभी भी उसको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है कि भाई हो सकता है हम 6 माह के बाद कहीं और स्विच कर दें, किसी और सप्लायर के ऊपर स्विच कर दें, या पता नहीं हमने इससे करना या नहीं करना, या और लोग अवेलेबल हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल की जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है यहाँ पर आप पूरी इंफॉर्मेशन सप्लायर से नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दी कंपनी की, तो वहाँ पे जो भी कंपनी में डेवलपमेंट हो रही है, अगर कंपनी ने 6 माह बाद डबल प्रोडक्शन के ऊपर जाना है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में साहब बैठे होंगे उस दूसरी कंपनी का जिनको ऑर्डर जाता है, तो उनके इन्फॉर्मेशन में होगा कि इनकी क्वांटिटी डबल होनी है, तो वो बिफ़ोर टाइम अपनी क्वांटिटी को भी डबल कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि भाई ये ऑर्डर मुझे ही आने हैं, तो इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन को भी प्लानिंग में ले आएंगे कि हम इतने अरसे में इसको डबल करना है और इनको कैटर करना है। तो ये टोटली फिर कोलैबोरेशन टाइप की जहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी प्रॉपर शेयर हो रही होती है दोनों जगहों पे, बायर सेलर में, ये कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। नीड्स आर अंडरस्टूड एंड अटेम्प्टेड टू बी मेट।
नीड्स जो भी होती हैं दोनों में, जहाँ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होती है वहाँ नीड्स एक दूसरे की पता होती हैं। जैसे बताया कि जो साहब बैठे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, उनको पता है कि कंपनी की नेक्स्ट नीड क्या है, तो वो उसको मीट करने के लिए